लास्ट लेक्चर में हमने सीधी कोर के कारण फ्रेनेल जो क्लास है विवर्तन की उसके बारे में पढ़ा था। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकाली थी और उन कंडीशंस को यूज़ करके हमने एक कंडीशन और वैल्यू निकाली थी जिससे हमने कहा था कि इस जब भी सीधी कोर के कारण विवर्तन होता है फ्रेनेल वर्ग का, तो उसके अंदर हमेशा जो फ्रिंजें होती है वो असमान दूरी पे बनती हैं और कुछ देरी पे जाके वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। उसी थ्योरी को समझने के लिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, एक सीधी कोर से उत्पन्न विवर्तन चित्र में ज्यामितीय छाया के किनारे के ऊपर प्रथम दो तीव्रता उच्चिष्टों के मध्य दूरी 8 × 10⁻⁴ मीटर है, जबकि पर्दे तथा स्रोत दोनों ही कोर से 1 मीटर दूरी पर है। स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया हमारे पास, पहले इसने कहा है कि जो हमारा पर्दा और स्रोत दोनों 1 मीटर की दूरी पे हैं, मीन्स डिस्टेंस A = 1 मीटर, डिस्टेंस B = 1 मीटर, और ये जो कहा है शुरू में दो उच्चिष्टों के मध्य दूरी, दैट मीन्स y2 - y1 = 8 × 10⁻⁴ मीटर्स। अब पिछले आर्टिकल में, पिछले लेक्चर में हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी कि विवर्तन उच्चिष्टों के लिए जबकि सीधी कोर का विवर्तन है सीधी कोर से, तो yn की वैल्यू होती है √b × a + b λ/a × 2n - 1। इसमें से जो ब्रैकेटेड टर्म थी हमारी, इस एक टर्म हमने k लिखी थी, k होता है √b × a + b λ/a, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं है। अब प्रथम और द्वितीय उच्चिष्टों के बीच दूरी निकालने के लिए कौन सा का है, सेकंड और फर्स्ट की दी हुई है हमें, तो हम लिख देंगे y2 - y1 = ये कॉमन हो जाएगी टर्म दोनों में, तो √b × a + b λ/a इन ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा √2n - 1। अब इस यहाँ पे हम एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की एक बार वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि पहला और दूसरे मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो जब एक बार 1 रखा और एक बार आपने 2 रखा, तो एक बार आ गया ये √3 और एक बार आ गया 1। तो ये सब वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो y2 - y1 हमें क्या दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁴ = b हमारे पास है 1 मीटर, a + b मीन्स 2, लैम्डा हमारे पास हमें ज्ञात करना है, a जो है वो फिर 1 मीटर रख दिया और √3 - 1 हो गया 0.732। इस सब वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5.973 × 10⁻⁷ मीटर्स, अर्थात स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5973 × 10⁻⁷ मीटर, या अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 5973 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी तरह जैसा हमने ये दो उच्चिष्टों के लिए कंडीशन लगा के वैल्यू सॉल्व की थी, उसी तरह से एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जहाँ हम दो निम्निष्ठ लेंगे। तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सीधी कोर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग लंबाई के प्रकाश से प्रकाशित है। यदि सीधी कोर के दूसरी ओर से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर विवर्तन चित्र देखा जा रहा हो, तो प्रथम एवं द्वितीय अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे फिर वही दे रखा है हमें, कौन कौन सा दे रखा है, लैम्डा दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ए जो दे रखा है वो क्या का है 10 सेंटीमीटर, तो ए = 10 सेंटीमीटर और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, बी दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो बी हो जाएगा 1 मीटर। तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा है हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। अब yn कितना हो गया हमारे पास, yn = जैसे ऊपर कंडीशन थी वो था ऑड इंटीजर लैम्डा का, ये हो जाएगा इवन इंटीजर लैम्डा का। yn होता है हमारे को पिछले आर्टिकल से जो हमने डिस्कस किया था उससे पता है, yn की वैल्यू होती है √b इन ब्रैकेट a + b × 2n λ/a, और क्योंकि k को हम लिख सकते हैं √b × a + b λ/a, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, लैम्डा, ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे। वेरिएबल क्या है हमारा n का है, इन्होंने इसमें क्वेश्चन के अनुसार कौन कौन सी इसके बीच में निकालनी है, प्रथम एवं द्वितीय अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रथम और द्वितीय के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू एक बार 1 रख देंगे, एक बार n की वैल्यू 2 रख देंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया y2 - y1 = k √2 - √, 2 - 2 = 1 + 2 - 2 = 1 / 2 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ × 2 × 10⁻⁷ × 2 × 10⁻⁷ × 2 × 10⁻⁷ × 2
2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, इस k की वैल्यू निकाल लेंगे। k कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी लैम्डा अपॉन ए, उसमें a b और लैम्डा की वैल्यू रख यहाँ पे रख देंगे। तो फाइनली y2 माइनस y1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.51 मीटर्स के बराबर हो गया। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y1 की, वो हो जाएगी 1.51। सारी कैलकुलेशंस के बाद तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम और द्वितीय अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी 1.51 मीटर होगी। अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल करेंगे वो हम ये देखेंगे कि किसी भी आयताकार द्वारक पर विवर्तन किस प्रकार होता है, या डिफ्रैक्शन एट ए स्लिट और रेक्टेंगुलर अपर्चर। कोई भी एक रेक्टेंगुलर अपर्चर है, आयताकार द्वारक है, उस पर अगर लाइट पड़ती है तो किस तरह से हमारा ये विवर्तन प्रतिरूप बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। माना एस हमारा कोई भी एक सोर्स है जिससे लैम्डा लंबाई का कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट डल रही है। यहाँ से x1 x2 जो हमारे पास है वो कोई भी एक आयताकार द्वारक पे पड़ने वाला कोई भी तरंगाग्र है। आयताकार द्वारक हमारे पास a और b है। mn एक पर्दा है जिस पे हम इसका प्रतिरूप देखते हैं। अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जब लाइट इस द्वारक में से निकले तो हम क्या कहेंगे कि ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार EF क्षेत्र एक साथ प्रकाशित होना चाहिए और EM और FN में छाया होनी चाहिए, कि जहाँ से लाइट इसके बीच में से निकल रही है इसमें तो पूरी तरह से इल्यूमिनेशन होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे पूरी तरह से अंधकार होगा। अब हम इसमें दो डिफरेंट केस लेते हैं। पहला केस हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास जो अपर्चर जो रखी हुई है आयताकार द्वारक है वो चौड़ा द्वारक है तो क्या होगा। यदि द्वारक AB चौड़ा है तो इससे पार होने वाली अर्धकालिक पट्टियों की संख्या भी अधिक होगी। इस कारण पर्दे पर बिंदु P तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर एक समान तीव्रता होगी, परंतु यदि हम किनारे के बिंदु E से नीचे किसी बिंदु P डैश पर विचार करें तो उसके सापेक्ष जो ध्रुव होगा हमारा वो होगा O डैश। अब यदि O डैश A में 1, 3 और 5 पट्टियाँ अगर पास हो रही है उसमें से तो बिंदु P उच्चिष्ट होगा, और यदि सम संख्या में वहाँ से पट्टियाँ पास हो रही है उस O डैश A के बीच में से तो हमेशा वहाँ पे निम्निष्ट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। इसी तरह किनारे F के ऊपर और नीचे भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें मिलेंगे। किनारे E के बाहर छाया क्षेत्र में बिंदु P डबल डैश के लिए तरंगाग्र की जितनी पट्टियाँ O डैश A के बीच में ढकती जाएंगी उतनी ही हमारी P डबल डैश पर तीव्रता का मान घटता जाएगा। चौड़े द्वारक के लिए जो ग्राफ हमें मिलेगा वो जैसा कि चित्र में दिखाया गया इस तरह का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी पट्टियाँ एक साथ निकल रही है तो बीच का जो पोर्शन हम देख रहे हैं P पॉइंट पे ये एकदम फ्लैट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा R1/2 आयाम के बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे हम किनारे E और F पे पहुँचेंगे तो O डैश और A के बीच में कितनी पीरियड जोन्स आते हैं उस पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। तो इसके किनारे पे हमने मैक्सिमा और मिनिमा शो किया और बीच में एक समान तीव्रता का क्षेत्र मिलेगा। इसी तरह दूसरा केस लेते हैं हम, जबकि हमारे पास जो इसका द्वारक है वो बहुत सकरा होगा। अगर सकरा द्वारक है तो इसमें कुछ ही अर्धकालिक पट्टियाँ पास होंगी बीच में से, और इस कारण यदि मध्य बिंदु P के सापेक्ष A से B तक तरंगाग्र में अर्धकालिक पट्टियों की संख्या विषम होगी तो P पर उच्चिष्ट होगा, और यदि पट्टियों की संख्या सम होगी तो P पर निम्निष्ट होगा। इसी प्रकार किसी बिंदु P डैश के लिए तरंगाग्र के दोनों भाग कौन कौन से हैं डायग्राम से देखिए, O डैश A तथा O डैश B में जितनी भी अर्धकालिक पट्टियों की संख्या आएंगी अगर विषम है तो P डैश उच्चिष्ट होगा, और अगर सम संख्या है तो P डैश पे निम्निष्ट बनेगा। तो इस प्रकार E से F तक निम्निष्ट और उच्चिष्ट होंगे। तो ये वाला जो अब छाया क्षेत्र में किसी बिंदु P डबल डैश पे विचार करें तो O डैश के सापेक्ष तरंगाग्र पर ध्रुव होगा। यदि A से B तक तरंगाग्र में अर्धकालिक पट्टियों की संख्या विषम होगी तो P डैश उच्चिष्ट होगा, तथा पट्टियों की संख्या सम होगी तो P डबल डैश निम्निष्ट होगा।
सकटे द्वारक के कारण जो तीव्रता का ग्राफ है ये हमने इसमें दिखाया है। यहाँ मेनली क्या चेंज है कि जो ऊपर वाला ग्राफ था जबकि चौड़ा द्वारक था, तो हमने देखा कि ये बीच का पोर्शन पूरी तरह से फ्लैट था, जबकि यहाँ पे ये जो P है इस पे भी मैक्सिमाज और मिनिमाज बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत पतली रखी है स्लिट, तो वहाँ पे जो बहुत सारे हाफ पीरियड जोन पास नहीं होके, मान लीजिए अगर एक ही हाफ पीरियड जोन पास हो रहा है तो ये P पे मैक्सिमा बन जाएगा। उसके बाद अगर 2 हो रहे हैं तो फिर इसके अंदर कम इंटेंसिटी होगी, फिर 3 हो रहे हैं तो फिर मैक्सिमा बन गया, फिर 4 है तो मिनिमा हो गया, फिर 5 है तो मैक्सिमा हो गया। तो इसलिए जो पोर्शन जब चौड़े द्वारक में फ्लैट आ रहा था वहाँ पे भी यहाँ पे हमें कई सारी पीक्स दिखाई देंगी इस तरह की। इसीलिए हम जब भी प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें स्लिट की जो ओपनिंग है वो मिनिमम रखनी है, बिल्कुल कम रखनी है, ताकि जो प्रतिकरण प्रतिरूप बने वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे।